नमस्कार दोस्तों, इग्नू की ऑनलाइन प्रक्रिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रोफेसर हनीत गांधी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय से हूँ और आज मैं आपके सामने इग्नू द्वारा प्रचलित कोर्स BES 143 गणित शिक्षण शास्त्र की इकाई 1 गणित की प्रकृति एवं क्षेत्र में गणित में ज्ञान को सत्यापित एवं प्रमाणित कैसे किया जाता है के बारे में बातचीत करूंगी। इस वीडियो के द्वारा आज हम निम्न पे बात करेंगे। गणितीय प्रमाणों का वर्णन कर सकेंगे, गणित में अनुमान क्या है का वर्णन कर सकेंगे, गणित में प्रत्यय उदाहरण क्या है के बारे में जान सकेंगे और बच्चों में गणितीय तर्क के समर्थन हेतु कौशल विकसित कैसे होता है के बारे में बातचीत कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सब मानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसका उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। जाने अनजाने में सभी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। गणित के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस विषय को विद्यालय पाठ्यचर्या में अनिवार्य अंग माना गया है। प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित विषय पर अधिक बल दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बात की गई है कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी के बारे में बताया गया है, यानी बच्चों के शुरुआती दिनों से ही उन्हें गणितीय सोच के बारे में बातचीत की जाए। एक बुनियादी गणित उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं पढ़ी है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पॉलिसी को पढ़िए। इसके अंक 2 में फाउंडेशनल न्यूमरेसी और फाउंडेशनल लिटरेसी की बात की गई है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर बेसिक अंकगणित, बेसिक अंकों की जानकारी बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर बल दिया गया है। जैसे जैसे बच्चे उच्च कक्षा में प्रवेश लेते हैं वैसे वैसे गणितीय अवधारणाओं की जटिलता बढ़ती जाती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि बहुत से बच्चों की यह मान्यता होती है कि गणित सीखने तथा समझने में कठिन है। वे इसी भय से गणित छोड़ देते हैं। इस संदर्भ में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक सफल गणित शिक्षक को गणित की अवधारणाओं के सैद्धांतिक समझ तथा गणित की प्रकृति की गहन समझ होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप बच्चों की गणित के प्रभावी अधिगम हेतु सहायता कर सकेंगे और आज हम इन्हीं विषयों के बारे में विस्तृत से बातचीत करेंगे। गणित की प्रकृति, जैसे गणित के विचार मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर विकसित होते हैं, इसी तरह गणित में हम परिभाषाओं जो अवधारणाओं का वर्णन करती हैं, उदाहरण जो प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं, प्रमेय जो वेद परिणामों को कथन रूप से प्रदर्शित करते हैं, अनुमान जो ऐसे कथन होते हैं जिनका प्रमाणित होना शेष होता है परंतु जो विश्वसनीय लगते हैं, तथा प्रत्यय उदाहरण जो कथनों को असत्य सिद्ध करते हैं इत्यादि से परिचित होते हैं। जिस शिक्षक को गणित के इन सभी पहलुओं का ज्ञान होता है वह अधिगम गतिविधियों को अधिक प्रभावी रूप से संचालित करने में सक्षम होते हैं। अतः इस वीडियो में हम इन सभी अवधारणाओं पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि एक मात्र 4 वर्ष का बच्चा गली में घूम रहा है। उसे ऐसी संभावनाएं हैं कि वह विविध दुकानों को देख सके। यह कोई किराने की दुकान, सब्जी की दुकान, मीट शॉप कुछ भी हो सकती है। बच्चा लगभग 4 किलोमीटर घूमता है और देखता है कि अधिकांश दुकानें किराने की हैं। अब वह अवलोकन करता है और अपने अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालता है
कि ये पूरी मार्केट जो है ये किराने की दुकान की मार्केट है, वह यह संभवतः बाजार केवल किराने की दुकानों से ही भरा हुआ है। एक प्रकार से यह एक तरह का सामान्यकरण है। तो गणित में भी सामान्यकरण इस्तेमाल होता है और यहाँ बच्चे ने अपने अवलोकन पर दुकानों का सामान्यकरण किया कि वह किराने की दुकानें हैं। गणित में भी हम सामान्यकरण करते हैं, जो तर्क के तरीकों में से एक है। सामान्यकरण से हमारा अर्थ एक अवलोकन के निगमन से है, जो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। सामान्यकरण के सत्य या असत्य होने की संभावना समान होती है। अब मानिए यदि यही बच्चा एक दुकान में किराने के अलावा सब्जी बिकते हुए देखता है, तो वह अनुमान कर सकता है कि यह बाजार किराने की दुकान का नहीं है। सामान्यकरण की तरह ही अनुमान भी सही या गलत हो सकता है। अनुमान के सत्यापन हेतु जांचने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि किसी दुकान में सामने की ओर से किराने का सामान तथा पीछे की ओर सब्जी, फल, कॉफ़ी इत्यादि है। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां बच्चे इस निर्णय में असमंजस हों कि दुकान किराने की है या मिठाई की। ऐसी स्थितियों में बच्चा यह निष्कर्ष निकालने में असफल होता है कि बाजार किराने की दुकानों का है या मिठाई की या फिर दोनों का। गणितीय तर्क में इस तरह की स्थिति विशिष्ट स्थिति कहते हैं। कभी कभी हम जिन सिद्धांत तथा सामान्यकरण पर पहुंचते हैं वे विशिष्ट स्थितियों हेतु द्वारा उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसी उदाहरण में हम ये मान सकते हैं कि बाजार किराने की दुकान का है या कुछ और का है। गणित में हम इसे परिकल्पना कहते हैं। हम परिकल्पना कर लेते हैं कि यह बाजार किराने की दुकानों का है। परिकल्पना तब तक परिकल्पना रहती है जब तक हम उसे सही या गलत सिद्ध करने के पक्ष में कोई तर्क या व्याख्या प्रस्तुत नहीं करते। गणित में ऐसी व्याख्या या तर्क को प्रमाण कहते हैं। बहुत सारे शब्द पढ़ लिए, लेकिन अब इन सब शब्दों की प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले अनुमान या अप्रॉक्सीमेशन से बातचीत शुरू करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सा अवलोकन करते हैं। बच्चे अपने अवलोकन के आधार पर बहुत से घटकों के बीच संबंधों की खोजबीन करते हैं, पैटर्न पहचानते हैं तथा कुछ कथनों को बनाते हैं। परंतु यह निश्चितता से नहीं कहा जा सकता कि ये कथन सही है या गलत। इन कथनों को सही रूप से संगठित ज्ञान का हिस्सा बनाने हेतु हमें इन्हें तर्कों द्वारा प्रमाणित करना पड़ता है। बच्चे सामान्यतः कुछ तर्कों के आधार पर कुछ कथन बनाते हैं तथा उसके सही या गलत होने के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। यही सब गणितीय समस्याओं के समाधान तथा संबंधों को खोजने में भी परिणाम तक पहुंचने हेतु किया जाता है। जब बच्चा गणितीय समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, तब वह अनुमान बनाता है तथा उसे वह तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक कि उसकी असत्यता हेतु कोई मूर्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता। अर्थात अनुमान शब्द का उपयोग प्रायः गणितीय समस्या का समाधान तथा खोजबीन में किया जाता है। यह ऐसे कथन के बारे में बताता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, जब तक कि उसकी सही या गलत होने के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता। सामान्यतः किसी अनुमान को परीक्षण हेतु कुछ गणितीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अनुमान निर्माण
तथा परीक्षण का यह अनुभव गणितीय तर्क हेतु आधार बनाता है। अब चलिए इस सब को एक उदाहरण से समझते हैं। एक शिक्षक कक्षा में आई और उन्होंने अपने श्याम पट पर कुछ संख्याएं लिखी, जैसे कि 12, 1/3, 6/8, 54/34, 98, 23, 5/8, 34/98, 1 and 60। अब उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या आपको ये जो संख्याएं दिख रही हैं उनमें से परिमेय संख्याएं छांटकर बताइए। मेरा आग्रह है आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद अध्ययन करें कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। एक बच्ची उठी और उन्होंने जवाब दिया, महोदय परिमेय संख्या इनमें से 1/3 है, 6/8 है, 54/34 है, 5/8 है तथा 34/98 है। क्या लगता है आपको, क्या इस बच्ची ने सही जवाब दिया? उसने क्या तर्क बनाए? क्या वह सही जवाब दे रही थी? वो क्या सोच रही थी? इसी चीज़ को जानने के लिए शिक्षिका ने आगे पूछा, आप क्या सोच रही हैं? अराथी ने बताया, महोदय मुझे लग रहा है कि जो भी संख्याएं p/q के फॉर्म में होती हैं वे सब परिमेय संख्या होती हैं। शिक्षिका ने चर्चा जारी रखी। अब आप बताइए आपने इस उदाहरण से क्या अवलोकन किया? जैसा कि अराथी ने बताया, यहाँ पर बच्चों ने दी गई संख्याओं के बारे में अनुमान बनाया कि p/q में लिखी के रूप में लिखी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। यह बच्चा महसूस कर रहा था कि उसका उत्तर सही है। इस तरह की राय ही अनुमान कहलाती है। परंतु क्या ये अनुमान गलत नहीं है? बच्चे को सही करने के लिए शिक्षिका ने आगे व्याख्या की। कोई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि वह p/q के रूप में लिखी जा सके तथा p और q पूर्णांक हो तथा q 0 या 0 के बराबर ना हो। इस परिभाषा से केवल 1/3, 6/8, 54/34, 5/8 तथा 34/98 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ 12, 98, 23, 1 and 60 ये भी तो परिमेय संख्या बन सकती हैं, क्योंकि दरअसल हम इन संख्याओं को भी एक अलग रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं, 98 को हम 98/1 भी लिख सकते हैं, 23 को भी हम 23/1 लिख सकते हैं, 1 1/1 लिख सकते हैं तथा 60 को भी 60/1 के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये सभी संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पर q जो है वो 0 या 0 ना हो। कहने का अर्थ है कि जिन संख्याओं को बच्ची ने परिमेय संख्या नहीं माना वे भी परिमेय संख्याएं वास्तव में थी। यानी बच्चों का अनुमान जो था वो जब इस शिक्षिका ने परिमेय संख्याओं के सत्य पर आधारित किया तो उनका अनुमान असत्य हो गया। अब क्या था जी, बच्चे सहमत हो गए कि उनका अनुमान गलत था और उन्होंने महसूस किया कि सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। शिक्षक के नाते हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को ऐसे अवसर बनाने चाहिए ताकि बच्चे अनुमान का निर्णय कर सकें तथा इसी समय उनके सही या गलत होने की जांच भी हो सके। यह बच्चों को सोचने के स्तर में सुधार करेगा तथा अनुमान निर्णय के कौशलों में विकास करेगा। आइए अब दूसरा पहलू, जिसे हम सामान्यकरण या जनरलाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। शिक्षक होने के नाते क्या आपने कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां बच्चे सामान्यकरण करते हों?
जाने अनजाने में कई बार बच्चे गणितीय कक्षाओं में कुछ ऐसे कथन बोल देते हैं जो जनरलाइज्ड होने का या सामान्य होने का भाव देते हैं। शिक्षक होने के नाते ऐसे अवसर उत्पन्न कराने चाहिए ताकि बच्चे किसी जनरलाइज्ड कथन को बना सकें तथा ऐसे विचारों के जांच का प्रयास भी कर सकें। अब ये होगा कैसे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं कि एक कक्षा 9 की शिक्षिका ने किस प्रकार अपने विद्यार्थियों में जनरलाइजेशन के कौशल को विकसित करने की कोशिश की। आपकी स्क्रीन पर कुछ वृत्त या सर्कल्स दिख रहे हैं। इस शिक्षिका ने अपने बच्चों को बहुत इस तरह के सर्कल्स दिखाए और वो बच्चों से वृत्त की अवधारणा को सिखाने का प्रयास कर रही थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वह बच्चों को आकृति दिखाती हैं। तब वह बच्चों को आकृति को वर्णन करने के लिए कहती है। उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटा और हर समूह से कहा कि अपनी बताइए कि आपने क्या निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में बताइए। बच्चों से कहा कि आप अवलोकन करिए और पूरी कक्षा के सामने अपने अवलोकन को साझा करिए। आपकी स्क्रीन पर अब समूह 3 और 5 के अवलोकन दिए गए हैं। इन अवलोकनों को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। आप इस गतिविधि से क्या समझते हैं? यहाँ टीचर ने अपने विद्यार्थियों को एक गतिविधि में संलग्न किया तथा वृत्त के गुणों को समझने में उनकी सहायता की। एक बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ बच्चों ने आकृति का अवलोकन किया, तब उन्होंने वृत्त के बारे में अपनी पूर्व ज्ञान को इन अवलोकनों के साथ जोड़ा। उन्होंने दी गई आकृति के बारे में एक समझ बनाई, वृत्त की आकृति की अन्य आकृतियों से तुलना की तथा कुछ कथनों का निर्माण किया। अंत में उन्होंने कुछ कथन बनाए जो वो सोचते थे। यही वह प्रक्रिया है जिससे सामान्यकरण विकसित होता है। निष्कर्ष के रूप में शिक्षिका ने अब अंत में अपनी व्याख्या दी। उन्होंने कहा, आज हमने वृत्त की विभिन्न गुणों के बारे में सीखा। मैं वृत्त के गुणों को पुनः दोहराना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि एक वृत्त किसी तल में उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो उसी तल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। प्रत्येक वृत्त में निश्चित समान दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। शिक्षिका ने वृत्त के महत्वपूर्ण गुणों को चिन्हित किया। गणितीय पदों में हम इन्हें जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स या जनरलाइजेशन या सामान्यकरण कहते हैं। गणित में सामान्यकरण ऐसे कथन हैं जो यह बताते हैं कि कथन समूह की सभी संख्याओं या आकृतियों या व्यक्तियों के बारे में सत्य है या नहीं। एक कथन सत्य या असत्य हो सकता है। आप अवलोकन के पश्चात पाएंगे कि सामान्यकरण करने में सदैव प्रत्येक, सभी, कोई भी, आदि, तब इत्यादि शब्दावली का इस्तेमाल होता है। अब तीसरा पहलू प्रत्यय उदाहरण यानी काउंटर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। हमने अनुमान तथा जनरलाइजेशन के बारे में सैद्धांतिक रूप से चर्चा की है। अब हमें गणितीय तार्किकता के अन्य मुख्य प्रक्रिया काउंटर एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि शिक्षिका ने कक्षा में यह कथन कहा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्या कहना है आपका? आप क्या समझते हैं कि यह कथन सत्य है? 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और चिंतन करिए। वास्तव में नहीं, क्योंकि 2 जो सम संख्या होने के साथ साथ
अभाज्य संख्या भी होती है। अतः हम यह कथन नहीं बना सकते कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इस उदाहरण में संख्या 2 एक विशिष्ट स्थिति है तथा एक काउंटर एग्जाम्पल या प्रत्यु उदाहरण है। अतः सामान्यकरण कथन में सुधार किया जा सकता है। अब शिक्षिका क्या सुधार करेंगी? 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। आपने देखा कि कुछ काउंटर एग्जाम्पल को छोड़कर वह सामान्य कथन जो था वो दोबारा से ही सामान्य कथन होने के प्रारूप हो गया। यह व्याख्या काउंटर एग्जाम्पल तथा विशिष्ट स्थिति की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करती है। एक रूप से काउंटर एग्जाम्पल वह विशिष्ट स्थिति ही तो होती है। एक काउंटर एग्जाम्पल ऐसी विशिष्ट स्थिति है जो यह प्रदर्शित करती है कि सामान्यकरण वैध नहीं है। अनुमान तथा सामान्यकरण दोनों ही केवल अनुमान है जो तर्कों तथा प्रमाणों द्वारा वैध किए जाते हैं। काउंटर एग्जाम्पल किसी सामान्यकरण की वैधता को असत्य सिद्ध करने के उपयोग में आते हैं तथा इसके लिए विशिष्ट स्थितियाँ यानी स्पेसिफिक सिचुएशंस लागू होती हैं। जब हमें आभास हो जाता है कि सामान्यकरण लॉजिकल नहीं है, तब काउंटर एग्जाम्पल्स सामान्यकरण में सुधार करने तथा इसे पुनः बनाने में सहायता करते हैं ताकि उनकी लॉजिकल प्रूफ किया जा सके। आइए अब चौथे पहलू परिकल्पना एवं प्रमाण के बारे में बात करें। परिकल्पना शब्द सामान्यता सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो अभी तक अनुमान ही होता है जिसको सत्य प्रमाणित होना शेष होता है, या किसी काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से असत्यता स्थापित होना शेष होता है। प्रायः परिकल्पनाएं आगमन तर्क की प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं। किसी परिकल्पना के द्वारा हम नए ज्ञान का सृजन करते हैं। कोई परिकल्पना तब तक परिकल्पना या अनुमान होती है जब तक कि कोई लॉजिकल प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रमाण वह प्रक्रिया है जो बच्चों की परिकल्पना को प्रमाणित करने हेतु तथा प्रस्तुत करने में बच्चों की सहायता करती है। इस प्रकार गणितीय परिकल्पनाओं को प्रमाणित करने हेतु हम सामान्य से विशिष्ट स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तब की भाषा में लिखा है, तब गणितीय प्रमाण तर्क निगमन की ओर ऐसी श्रेणी है जो यदि से प्रारंभ होती है तथा तब की ओर अग्रसर होती है। इसलिए प्रमाण में निगमन तर्क समाहित होता है। आखिर में भ्रांतियाँ यानी मिथ के बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणित में केयरलेस मिस्टेक, एरर, मिथ ये सब जुड़े हुए हैं। भ्रम इस प्रकार का तर्क का प्रस्तुतिकरण है जो लगता है कि सही है परंतु वास्तव में सही नहीं होता है। यह सोच में गलती जैसा होता है। शिक्षक होने के नाते आपको पहचान करानी होगी कि आपके बच्चे किस प्रकार के सामान्य भ्रमों पर सोचते हैं। तब आप सोच सकते हैं कि वे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे इन त्रुटियों को दूर किया जा सके। ऐसा ही एक तथ्य है कि हम किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित नहीं कर सकते। अक्सर हम इस तथ्य का उपयोग करना भूल जाते हैं, जिसके कारण भ्रम उत्पन्न होता है। चलिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक उदाहरण दिया हुआ है जहाँ पर बच्चे ने अंत में यह प्रूव किया है
कि 1 और 2 बराबर हैं। 2 मिनट रोक कर देखिए कि आखिरकार इसमें गलती कहाँ हुई। क्या 1 और 2 बराबर किए जा सकते हैं? हम जानते हैं कि 1 तथा 2 भिन्न संख्याएं हैं, अतः बराबर होना तो संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा तर्क गलत है, पर है कहाँ? अजी अंतिम चरण को देखिए। अनजाने में हमने 0 से भाग कर दिया है। कैसे? a² माइनस ab को देखिए, यह 0 के बराबर है, चाहे a और b कुछ भी हो, क्योंकि हमने a को b के बराबर मान लिया था और इससे शुरुआत की थी, जिसे हमने दोनों ओर a से गुणा करा था और हमने पाया था a² ab के बराबर है। तब a² माइनस ab 0 नहीं हुआ और 0 से भाग कैसे कर दिया? यह वो गलती थी जिसकी वजह से यहाँ पर हमें भ्रांति हो रही थी। त्रुटियाँ, गलतियाँ, भ्रम, भ्रांतियाँ गणित सीखने का एक अभिन्न अंग है। गणित का शिक्षण करते समय ये बच्चों को सीखने में सहायता करती है। हमें बच्चों के कार्य का मूल्यांकन व अवलोकन करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि गलतियाँ सक्रिय दिमाग का प्रमाण है। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि गणितीय प्रमाणों का वर्णन कैसे होता है, गणित में अनुमान का क्या तर्क है और इसका वर्णन कैसे कर पाएँ, गणित में काउंटर एग्जाम्पल को जान पाए, बच्चों में गणितीय तर्क के कौशल कैसे विकसित होते हैं इसे जान पाए। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।